स्टूडेंट्स शुरू करते हैं हम लोग। AIB 19 में पिछले वर्षों में आए हुए कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो देखें बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे पास है, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज क्लॉज 4B इंसर्टेड आर्टिकल 16। कहता है कि अनुच्छेद 16 में खंड 4B किस संवैधानिक संशोधन यानी कौन सा संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है बेटा जी, इसका जो आंसर है वो क्या है, 81। किस में जोड़ा गया था बेटा, 81 में। क्या जोड़ा गया था, 4B। अनुच्छेद 16 में खंड 4B किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, यानी कौन सा नंबर था, 81 में। ठीक है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। चलें आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल following article of the Constitution of India declares that the Supreme Court shall be a court of record। क्या कहता है, कौन सा आर्टिकल हमें यह बताता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। तो बेटा जी 129, आप अनुच्छेद आर्टिकल क्या पढ़ेंगे, 129 जब सर्च करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर, ठीक है, तो आपको यह मिल जाएगा और आसानी से आंसर आपको बेयर एक्ट में इसका मिल जाएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चंस आप अपने आप से इस तरीके से कर सकते हैं कि डायरेक्ट अगर आंसर आपको पता होंगे तो आप डायरेक्ट उसका आंसर लगा पाएंगे, आपको बेयर एक्ट खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, थोड़े से क्वेश्चंस हैं, उनकी प्रैक्टिस करते रहिए, आंसर आपको अपने आप मिलते रहेंगे। ठीक है, देखो आंसर मिला लेते हैं हम। इसका आंसर क्या है बेटा, 129। नेक्स्ट क्या कहता है बेटे, क्वेश्चन नंबर 3, which article deals with the power, privilege and immunities of the parliament and its members। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद संसद और उसके सदस्यों की शक्तियों और उन्मुक्तियों से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद है बेटा, आंसर नंबर क्या है बेटा, 105, यानी दैट मींस इसका आंसर क्या है, आंसर है जो मेरे पास वो क्या है, बी। आंसर क्या है बेटा, B 105। याद रखने की चीजें हैं। अगला देखिए, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंसर्टेड प्रोविजन रिलेटेड टू GST। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, पूछता है, क्या कहता है बेटा जी, क्या कहता है कि विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंसर्टेड। तो बेटा ध्यान रखना है, पहले आप इस तरीके से याद रख सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखें, पुराने जमाने में हम शादियों में जाते थे तो क्या देते थे, 101 रुपए। क्या देते थे, 101। ठीक है, तो ध्यान रखना है कौन सा अमेंडमेंट है भाई ये, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंसर्टेड प्रोविजन रिलेटेड टू GST से रिलेटेड है। तो उसका आंसर बेटा मेरे पास जो है वो है क्या, 101, यानी कि क्या, 101। देखो ये रहा इसका आंसर, ये रहा, कहां चला गया, कोई बात नहीं, दोबारा खोज लेते हैं। ये रहा बेटा, क्या है, 101। ये रहा, मैंने आपको कैसे बताया, कैसे याद रखना है आपने इसको, किस तरीके से कि GST अगर कभी आपको याद आ जाए, अमेंडमेंट पूछ ले तो कितना होता है, 101 में। आपने बस ये ध्यान रखना है कि पुराने जमाने में जब किसी की शादी होती थी 20-25 साल पहले, तो 101 रुपए का दान दक्षिणा दी जाती थी, अब तो 1100 रुपए चलते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा बेटा, GST को आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा, अकॉर्डिंग टू भारतीय न्याय संहिता 2023, ठीक है, के अनुसार धारा 182(1) के अंतर्गत किसी ऐसे दस्तावेज को बनाना या उपयोग करना जो क्या हो बेटा, जो क्या हो, क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्या हो, बनाना या उपयोग करना जो मुद्रा, नोट या बैंक नोट जैसा प्रतीत होता हो, उसके लिए अधिकतम जुर्माना कितना है भाई, 300 रुपए। कितना है भाई, याद रखना, कितना है जी, 300 रुपए, 300 रुपीज। ये रहा जी आंसर इसका, 300 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। राजेश इज हीटेड आर्ग्यूमेंट विद सुनील। किससे हुई बातें, हीटेड आर्ग्यूमेंट किससे हुई, सुनील से। स्ट्राइक्स हिम विद ए हैवी आयरन रोड। उसने उसको किससे मारा, आयरन लोहे की रोड से मारा। ठीक है,
फिर कहता है उस प्रहार से सुनील के हाथ में फ्रैक्चर हो जाता है और वह कई हफ्तों तक उसका उपयोग करने में असमर्थ रहता है। मेडिकल रिपोर्ट पुष्टि करती है कि यह फ्रैक्चर घोर उपहित यानी ग्रीवियस हर्ट की श्रेणी में आता है। किसी का हाथ तोड़ देना, किसी की हड्डी तोड़ देना, ठीक है, और क्या, ठीक है, उसके ऊपर हमला कर दिया, गंभीर चोटें आती हैं। क्या हुआ था बेटा, सुनील के साथ गर्मा गर्म बहस के दौरान राजेश और उसे लोहे की एक भारी रोड से मारता है। उस प्रहार से सुनील के हाथ में फ्रैक्चर आ जाता है और वह कई हफ्तों तक उसका उपयोग करने में असमर्थ होता है। ठीक है, आईपीसी बताती है कि किसी के दांत तोड़ देना, हड्डी तोड़ देना, यानी उसको इस स्थिति में पहुंचा देना कि वो उस अंग का प्रयोग ना कर पाए, किसी की आंख फोड़ देना, ठीक है, इस तरीके की जो होती है वो क्या होती है बेटा, ग्रीवियस हर्ट। क्या कहते हैं उसको, ग्रीवियस हर्ट की श्रेणी में आता है। तो अब ये पूछता है क्वेश्चन नंबर 6 में कि ये कौन से उसमें आएगा। तो देखें क्या रहा बेटा, वॉलेंट्री, इसके अंदर है, सिंपल हर्ट तो है नहीं, बिल्कुल सीधी सी बात है। क्या है बेटा, सिंपल हर्ट तो वो है ही नहीं। नेक्स्ट क्या है, वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट अंडर सेक्शन 125 ऑफ आईपीसी, वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट अंडर सेक्शन ऑफ 324 ऑफ आईपीसी, अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड अंडर सेक्शन 308। तो बेटा देखो उसने क्या किया है, वॉलंटरी, जानबूझकर, आईपीसी की धारा, स्वेच्छा से किया है। कैसे किया है बेटा, स्वेच्छा से। तो इसका आंसर क्या है, वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट अंडर दी सेक्शन 325 के अंदर आईपीसी आप पढ़ लेना, उसमें मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना कौन सी चीजें कहां पर हैं, जब भी आसानी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अगर बात करें आंसर की तो आंसर ये रहा, आईपीसी की धारा क्या कह रहा है बेटा, आईपीसी की धारा 325 के तहत स्वेच्छा या घोर उपहित कारित करना, ये रहा। और देखिए ये भी मिला सकते हैं, वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट अंडर सेक्शन 325। चले भाई नेक्स्ट देखते हैं बेटा, अमित क्या कह रहा है बेटा, अमित विजय की घोर कारित करने के आशय से उस पर चाकू से हमला करता है। किससे हमला करता है भाई, चाकू से हमला करता है, चाकू लिया, उसे मार दिया। विजय को गंभीर चोटें आती हैं और उसकी मौके पर मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जांच से पता चलता है कि अमित ने इस ज्ञान के साथ कार्य किया था कि उसके कार्यों में मृत्यु होने की संभावना है। बिल्कुल, हालांकि विजय की हत्या की पूर्व नियोजित योजना या हत्या करने के निश्चित इरादे का कोई प्रमाण नहीं है कि उसने वो उसकी हत्या करने के लिए ही निकला हो घर से, नहीं। अमित ने निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया है। ठीक है, देखें, अमित इंटेंडिंग टू कॉज द डेथ ऑफ विजय अटैक्स हिम विद ए नाइफ, चाकू से हमला किया, विजय सस्टेन सिवियर इंजरीज एंड डाइज ऑन द स्पॉट। द इन्वेस्टिगेशन रिवील्स दैट द अमित acted with knowledge that his actions were likely to cause death. However, there is no evidence of premeditation और मतलब उसकी पहले से, यानी उसकी पहले से उन्होंने क्या किया, तैयारी नहीं थी उसकी कोई कि उसको मारना चाहे। ठीक है, which of the following offense has Amit committed? तो देखें, मर्डर अंडर सेक्शन 302 क्या कहता है, क्या उसने उसका मर्डर किया है। कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर अंडर सेक्शन 304, क्या किया उसने, मर्डर तो नहीं किया, क्योंकि देखो मर्डर में क्या होता है बेटा, वो व्यक्ति वेपन लेके चला, घर से चला कि आज उसको छोड़ूंगा नहीं, आज उसको जान से मार के छोड़ूंगा। ठीक है, तो यहां पर वो मर्डर तो है नहीं। तो ये क्या है बेटा, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर अंडर सेक्शन 304 के अंदर आएगा। तो आंसर इसका क्या आएगा बेटा, बी। क्या आएगा आंसर इसका, क्या आएगा, बी। आंसर देख सकते हैं आप, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर अंडर सेक्शन 304 ऑफ द आईपीसी। चले नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, पनिशमेंट फॉर रेप इन केसेस वेयर द विक्टिम इज अ वुमेन। विक्टिम क्या है, वुमेन है, बिलो द एज ऑफ 16 और 12, इज इंक्लूडेड इन विच सेक्शन ऑफ द बीएनएस। अब देखिए आप बीएनएस पढ़ेंगे, अब बीएनएस के अंदर इन सबको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपको पता है बीएनएस में
63-64 से शुरू हो जाता है, क्या, रेप से रिलेटेड। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर जो इसका आंसर अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा पनिशमेंट रेप के लिए, अगर वो वुमेन क्या है, पीड़िता 16 या 12 वर्ष से कम आयु की महिला है, तो उसके अंदर बेटा आपको बीएनएस में कहां मिलेगा, 65 में। कहां मिलेगा, 65 में। ठीक है, क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया लेकिन यहां आया नहीं, दोबारा पढ़ देता हूं। पनिशमेंट फॉर रेप इन केसेस वेयर द विक्टिम इज अ वुमेन बिलो द एज ऑफ 16 और 12 इज इंक्लूडेड इन विच सेक्शन ऑफ द बीएनएस। तो ये आएगा बेटा, आंसर आएगा इसका, क्या आएगा आंसर, आंसर इज 65। क्या आएगा आंसर, 65। ठीक है, चलें नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा, फिर देखते हैं, हो गया। ए न्यू ऑफेंस ऑफ स्नैचिंग, न्यू ऑफेंस ऑफ स्नैचिंग आ गया, न्यू ऑफेंस ऑफ स्नैचिंग हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द बीएनएस। विच सेक्शन ऑफ द बीएनएस डिफाइंस स्नैचिंग एज एन ऑफेंस। कौन सा ऑफेंस बताता है, तो देखें आप बेयर एक्ट खोलिए, बीएनएस को ओपन करिए, वहां से मिलाइए क्वेश्चन, आपको वहां पर भी मिल जाएगा आसानी से। ठीक है, तो ये आता है बेटा 304 में, कहां आता है, 304 में, हीरा जी। ठीक है, स्नैचिंग कहां बताई गई है, बीएनएस में 304 में, तो आंसर इज डी। फटाक से टक करिए, ज्यादा समय मत लीजिए क्योंकि समय कम है। फिर कह रहा है बीएनएसएस इंट्रोड्यूस द प्रोविजन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर रिलेटिंग टू कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ एरिया वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड, द एफआईआर इज नोन एज। देखें क्या रहा है कि बीएनएसएस ने बताया कि संज्ञेय अपराधों के संबंध में एफआईआर दर्ज कराने का प्रावधान पेश किया है, चाहे वह अपराध किसी भी क्षेत्र में किया गया हो। इस एफआईआर को किस रूप में जाना जाता है, देखें ये क्या बताता है बेटा, यहां पर आ रहा है बीएनएसएस के अंदर एक प्रोविजन ऐड किया गया है कि एफआईआर जो है, आप कहीं भी, आप भारतवर्ष में जहां भी भारत, जहां तक भी भारत की सीमाएं हैं और वहां थाना पड़ता है, सपोज करिए आपके साथ कोई घटना घटी महाराष्ट्र में, ठीक है, तो आप कश्मीर जाकर के भी उसका रजिस्ट्रेशन एफआईआर करा सकते हैं। लेकिन कौन सा होना चाहिए बेटा, कॉग्निजेबल ऑफेंस। क्या होना चाहिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए। बीएनएसएस में संज्ञेय अपराधों के संबंध में एफआईआर दर्ज कराने का प्रावधान पेश किया है, चाहे वह अपराध किसी भी क्षेत्र में किया हो गया हो। ठीक है, तो बेटा देखो सबसे पहले ना तो वो एनसीआर नहीं है, ठीक है, फॉल्स एफआईआर भी नहीं होती है, काउंटर एफआईआर भी नहीं होती है, क्या होती है, जीरो एफआईआर। यानी जीरो एफआईआर आप कहीं भी करा सकते हैं किसी भी थाने में अगर वह कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है। ठीक है, चलें नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो, आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, द बीएनएसएस मैंडेट ए फोरेंसिक टीम। बीएनएसएस क्या कहता है, मैंडेट से फोरेंसिक टीम टू विजिट द क्राइम सीन्स टू कलेक्ट एविडेंस ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट फॉर एट लीस्ट, देखो यहां पर कितने हैं, 7 ईयर्स। क्या लिखा है बेटा, 7 रह गया हमारा, कितने ईयर्स, हिंदी में लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। ठीक है, क्या कहता है बेटा, देखो ध्यान से, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुसार उन अपराधों के लिए जिनके लिए कम से कम 7 वर्ष के कारावास का दंड निर्धारित है, फोरेंसिक टीम का अपराध स्थल का दौरा करना है और साक्ष्य एकत्र करना अनिवार्य है। तो बेटा ये कहां पर मिलेगा आपको, बीएनएसएस में, बीएनएसएस में कहां पर मिलेगा, 11, क्वेश्चन नंबर 11। आप देखो खुद भी अपने आप से कर सकते हो। तो ये बीएनएसएस में कहां पर आएगा बेटा, 7 में। कहां पर आएगा, 7 के अंतर्गत वो ये कहता है कि अगर कोई अपराध हुआ है और जिनके लिए कम से कम 7 वर्ष के कारावास, यानी 7 वर्ष और 7 वर्ष से ज्यादा है, तो फोरेंसिक टीम उसका दौरा करेगी और वहां से साक्ष्य एकत्र करेगी। तो वो क्या कौन सी बताती है, बीएनएसएस की धारा कौन सी है, 7। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं भाई। ये क्वेश्चंस को आप बार बार रिपीट करते रहिए, इसी तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। नेक्स्ट है, विच सेक्शन ऑफ बीएनएसएस अलाउज टू ट्रायल इन एब्सटेंशिया ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कौन है, जो भाग गया है। ठीक है, तो आपने याद रखना है, फिर से बीएनएसएस ओपन करो, क्या करो, बीएनएसएस ओपन करो। तो देखें क्वेश्चन नंबर 12, तो देखिए इसके अंदर जो आपको आंसर मिलेगा वो आएगा 356 में। किस में आएगा भाइयों,
356 में विच सेक्शन ऑफ द बीएनएसएस अलाउज फॉर ट्रायल इन एब्सेंशिया प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की कौन सी धारा घोषित अपराधियों की, जो घोषित अपराधी यानी अनुपस्थितियों में विचारण की अनुमति देती है? ट्रायल इन एब्स्टेंशिया घोषित अपराधी हैं, तो कहां है बेटा? 356 में। ठीक है, चलें नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच सेक्शन ऑफ द बीएनएसएस फैसिलिटेट्स ट्रायल्स एंड प्रोसीडिंग टू बी हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मोड? कौन सी धारा कौन सा इलेक्ट्रॉनिक मोड के बारे में बताती है? तो देखें भाई, ये रहा आंसर, देखें इसका क्या है 530, चेक कर लीजिएगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की कौन सी धारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से विचारण और कार्यवाही आयोजित करने की सुविधा प्रदान करती है? विच सेक्शन ऑफ बीएनएसएस फैसिलिटेट्स ट्रायल्स एंड प्रोसीडिंग्स टू बी हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मोड? तो इसका आंसर आएगा बेटा 530। चले भाई नेक्स्ट देखो, विच सेक्शन ऑफ बीएनएसएस रिपील द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973? विच सेक्शन ऑफ बीएनएसएस रिपील्स कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर? तो देखें आप इसको अगर चेक करेंगे तो बेटा ये आएगा इसका 531। आंसर इज ए, रिपील किया। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की कौन सी धारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को निरस्त करती है? ठीक है, क्या करती है? निरस्त करती है, खत्म कर देती है, क्योंकि नया आ गया। क्या आ गया? बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की कौन सी धारा दंड प्रक्रिया यानी 531 धारा को उसको क्या करती है? रिपील करती है। तो किस में आएगा बेटा? 531 में। चलें नेक्स्ट बढ़ते हैं। विच सेक्शन मैंडेट्स स्टेट गवर्नमेंट प्रिपेयर एंड नोटिफाई ए विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम विद अ व्यू टू इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ विटनेसेस? देखें जी, आपको पता है हिंदुस्तान में विटनेस सबसे पहले मार दिए जाते हैं, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए क्या है? विच सेक्शन मैंडेट्स स्टेट गवर्नमेंट प्रिपेयर एंड नोटिफाई ए विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम विद ए व्यू टू इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ विटनेस? विटनेस की प्रोटेक्शन के लिए तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की कौन सी धारा राज्य सरकार की को गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गवाह सुरक्षा योजना तैयार करने की और अधिसूचित करने का आदेश देती है? ठीक है, तो इसका आंसर है बेटा 398। क्या है? 398। ये रहा आंसर। क्या है इसका? डी। आंसर इज डी। आप साथ साथ करते रहिए, मैंने आपको बताया AIB 19 में जो क्वेश्चंस आए हुए थे उन्हीं क्वेश्चंस को हम ले रहे हैं और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच सेक्शन ऑफ बीएनएसएस मैंडेट्स दैट अपॉइंटमेंट ऑफ ए डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर इन ईच डिस्ट्रिक्ट एंड पुलिस स्टेशन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट अरेस्टेड इंडिविजुअल टू दी जनरल पब्लिक? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस की कौन सी धारा प्रत्येक जिले और पुलिस स्टेशन में एक नामित पुलिस अधिकारी यानी डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर की नियुक्ति को अनिवार्य बनाती है ताकि आम जनता को गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के बारे में जानकारी प्रदान की जा सके? तो बेटा वो है 37। क्या है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की कौन सी धारा है बेटा? 37। ध्यान से क्वेश्चंस को देखिए, ये इस तरीके के आंसर्स आपको कहां आसानी से बेयर एक्ट में बहुत इजीली मिल पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बेटा? विच सेक्शन ऑफ बीएनएसएस introduces provision for identifying, attaching and forfeiting the property of proclaimed offender located outside India? भारत से बाहर भाग गए हैं, बहुत लोग चले गए हैं, ध्यान रखना, और जाते रहते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की कौन सी धारा भारत के बाहर स्थित घोषित अपराधियों की पहचान करने, उसे कुर्क करने और जब्त करने के प्रावधान को पेश करती है? तो देखें जी 86। क्या है बेटा? 86। ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच सेक्शन ऑफ बीएनएसएस, थोड़ा स्पीड में कर रहे हैं हम लोग जल्दी जल्दी ताकि आपको और से ज्यादा मटेरियल मिलता रहे। विच सेक्शन ऑफ बीएनएसएस प्लेसेस रिस्ट्रिक्शन ऑन द एडजर्नमेंट ऑफ द ट्रायल इंश्योरिंग एक्सपीडिटियस रिजोल्यूशन ऑफ द केसेस? ठीक है, बीएनएसएस की कौन सी धारा मुकदमों के स्थगन पर प्रतिबंध लगाती है जिसमें मामलों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित होता है? तो इसका आंसर है बेटा 346। आप इसको मिला लेना आराम से बैठ के।
ठीक है, चेक करते रहिए, बेयर एक्ट लेके बैठिए, बड़े आराम से आप कर पाएंगे, क्योंकि देखिए हल्का हल्का आप मार्क कर सकते हैं पेंसिल से, बहुत हल्का पॉइंट, तो ताकि आप आसानी से चेक कर सकते हैं एग्जाम में बैठ के। नेक्स्ट क्या है, ए सूट इज पेंडिंग इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बट वन ऑफ द पार्टीज मीरा रिक्वेस्टेड इट्स ट्रांसफर टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बी। वो कह रहा है कि एक सूट है इज पेंडिंग इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ए में, बट वन ऑफ द पार्टीज मीरा रिक्वेस्टेड इट्स ट्रांसफर टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए कह रही हैं, क्लेमिंग बायस ऑफ द जज, जज के बारे में बायस है जज, जैसे कि अभी अरविंद केजरीवाल वाला केस देखा हो आपने, दिल्ली हाई कोर्ट वाला, उसमें भी वो बार बार यही कहने लगे कि भाई ये जो जज है ये बायस है, इनको मेरा किसी और कोर्ट में केस सुना जाए, ट्रांसफर कर दिया जाए। ठीक है, स्टेटिंग द रिक्वेस्ट इज बेसलेस, हु हैज द अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर द सूट कैन बी ट्रांसफर्ड, द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ए वेयर द सूट इज पेंडिंग, बी द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट, द सिविल जज इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बी ए कमेटी ऑफ लोकल एडवोकेट्स। ठीक है, क्या बता रहा है, तो देखिए यहां पर जो पावर है, यहां पर जो पावर है वो किसकी पावर है। ठीक है, वो कह रही है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है ए वेयर द सूट, जिस कोर्ट में ए का केस चल रहा है वो करे, नहीं बिल्कुल नहीं। ठीक है, द सिविल जज इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बिल्कुल नहीं कर सकते, एक कमेटी ऑफ लोकल एडवोकेट्स उनका कोई मैटर ही नहीं है, तो जो हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट यही निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला चलते हैं आगे, नेक्स्ट। ठीक है, विच सेक्शन ऑफ द सीपीसी, सीपीसी सिविल प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों की अदालत में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान करती है। यानी कि क्या कह रहा है कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं और राज्यपाल हैं उनको व्यक्तिगत उपस्थिति वो अपनी कोर्ट में नहीं दे सकते, ये उनको इम्यूनिटी प्राप्त है। वो कौन से सेक्शन के अंदर है, तो बेटा सेक्शन 133, कौन सा है बेटा, धारा 133 किसकी, देखो ऊपर क्या आ गया बेटा, सीपीसी, क्या आ गया, सीपीसी। अब आपने क्या करना है, सीपीसी में गए, ये सेक्शन से आपने मिला लिया, धारा 130 देखी, 128 देखी, 132 देखी, आपको मिला 133 में, आंसर क्या आ गया, 133, करेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अंडर विच ऑर्डर ऑफ द सीपीसी प्रोसीजर ऑफ फॉर समरी सूट इज प्रोवाइडेड, समरी सूट कहां प्रोवाइडेड है बेटा, ये है 37 में, कहां पर है, 37 में, द आंसर इज बी। ठीक है, चले नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच सेक्शन ऑफ द सीपीसी डील्स विद द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा, देखें रेस जुडिकाटा के बारे में बता रहा है, तो रेस जुडिकाटा कहां पर है बेटा, सेक्शन 11 में। और ये सीपीसी सिविल प्रक्रिया संहिता के अंदर आपको बड़े आसानी से, जब आप उसका इंडेक्स देखेंगे ना, आपको अपने आप दिख जाएगा, कहां दिखेगा बेटा, धारा 11 के अंदर। ठीक है, यानी इसका जो आंसर है सेक्शन क्या है बेटा, 11। तो देखें, चेक कर सकते हैं आप, ये देखिए आंसर ए। नेक्स्ट देखते हैं, डैश सिविल प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा अंतर्विवाचीवाद यानी इंटरप्लेटेड सूट के लिए प्रावधान करती हैं। तो देखें आप इसको आराम से देखो, आपके पास सब कुछ है, बेयर एक्ट आपके पास है, तो आप चेक करिए आराम से जाकर के, बेयर एक्ट में सेक्शन आपको गिवन है, तो आपको सेक्शन 88 देखो, और सारे के सारे आसपास ही हैं, एक या दूसरे पेज पे 88, 89, 92 और 86 आपको मिल जाएगा। तो जो इसका आंसर है वो क्या है बेटा, आंसर जो है इसका क्या है, ए। देखो आंसर क्या है उसका, ए है। ठीक है, तो आप ए आंसर मार्क कर दीजिए, करेक्ट, चेक भी कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट देखें आगे, which word is inserted in section 22 of the BSA that was not presented in section 24 the evidence act। ठीक है, BSA की धारा 22 में कौन सा शब्द जोड़ा गया है जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 में मौजूद नहीं था। ठीक है, एविडेंस एक्ट में नहीं था लेकिन अब जोड़ा गया है, तो जोड़ा गया है तो कौन सा जोड़ा गया है बेटा, कोर्जियन। क्या जोड़ा गया है, कोर्जियन, पीड़, जबरदस्ती, ये वर्ड जोड़ा गया है। इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस, ये सब ऑलरेडी थे, लेकिन अब नया वर्ड एक और जोड़ा गया है, याद रखना वो क्या है बच्चों, कोर्जियन, कोर्जियन। ठीक है, जबरदस्ती वर्ड जोड़ा गया है, किसमें, बीएसए की धारा 22 में। देखो कितने घूमे हुए क्वेश्चंस है, कर रखे होंगे जब ही आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बेटा,
Which section of BSA provides that no court shall require any communication between the minister and the president of India to be produced before it? BSA की कौन सी धारा यह प्रावधान करती है कि कोई भी न्यायालय भारत के राष्ट्रपति और मंत्रियों के बीच हुए किसी भी संचार को अपने समक्ष प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं करेगा? तो आप इसको देखो, इसके अंदर सब कुछ दे रखे हैं। बीएसए में आपके पास सारे के सारे बेयर एक्ट है। बीएसए खोलिए तो बीएसए में 165 के अंदर ये आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, आंसर इज बी। नेक्स्ट क्या है? अंडर सेक्शन 146 ऑफ द बीएसए 2023 व्हेन आर लीडिंग क्वेश्चन परमिसिबल इन द कोर्ट प्रोसीडिंग। बीएसए 2023 की धारा 146 के तहत अदालती कार्यवाही में सूचक प्रश्न यानी लीडिंग क्वेश्चन कब पूछने की अनुमति है? क्या कह रहा है? लीडिंग क्वेश्चन आप कब पूछ सकते हैं? तो देखें कब पूछ सकते हैं भाई? परमिटेड ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पे एंड इन इंट्रोडक्टरी मैटर्स। क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पर आप पूछ सकते हैं। ये रहा प्रति परीक्षा। अरे हिंदी मेरी भी खराब हो गई धीरे धीरे, लेकिन क्या करूं, तुम लोगों को पढ़वाना हो तो देखें, परमिटेड ड्यूरिंग द क्रॉस एग्जामिनेशन बीएसए 2023 व्हेन आर लीडिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कब? परमिटेड ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन एंड व्हेन मैटर्स आर इंट्रोडक्टरी अनडिस्प्यूटेड और प्रूव्ड। ठीक है जी, इस तरीके के क्वेश्चंस हैं जो 2009 AIB 19 में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बेटा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मीडिएशन। निम्नलिखित में से कौन सी मध्यस्थता की एक विशेषता है? मध्यस्थता की विशेषता है। ठीक है, तो देखें यहां पर है मीडिएटर इंपोजेस बाइंडिंग डिसीजन, न्यूट्रल थर्ड पार्टी फैसिलिटेट्स नेगोशिएशन। ठीक है, मीडिएटर एक्ट्स एज जज, ऑलवेज कोर्ट ऑर्डर करेक्ट। तो देखिए जी, इसका आंसर जो है वो क्या है बेटा मेरे पास? बी। क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी मध्यस्थता की एक विशेषता है? मध्यस्थता मीडिएटर बाध्यकारी निर्णय थोपता है, एक तटस्थ तीसरा पक्ष, जब भी तो मीडिएशन होगा, बातचीत की सुविधा प्रदान करता है। मीडिएशन कब होगा? जब बेटा तीसरा व्यक्ति आएगा, दो लोगों के बीच में कोई झगड़ा हुआ तो तीसरा व्यक्ति आएगा, न्यूट्रल थर्ड पार्टी। और वो क्या होना चाहिए? न्यूट्रल होना चाहिए, पक्ष ना ले वो एक दूसरे का। ठीक है, तो न्यूट्रल थर्ड पार्टी फैसिलिटेट्स नेगोशिएशन। ठीक है, द आंसर इज बी। चले भाई नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चले, सूरत की एक क्या है बेटा? सूरत की एक विनिर्माण कंपनी एक्स पास की एक नदी में अनुपचारित अनट्रीटेड, मतलब अनट्रीटेड वाटर जो है, औद्योगिक कचरा बाहर है सॉरी, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और जल अधिनियम 1974 का उल्लंघन है। उपरोक्त समस्या के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। अब ये चयन कैसे होगा भाई? जब तक आपके पास बेयर एक्ट नहीं होगा। बेयर एक्ट जरूर लेके जाना। 3-4 क्वेश्चन एनवायरमेंटल से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आंसर बेटा क्या है इसका? धारा 24, इट इज द वायलेशन ऑफ द सेक्शन ऑफ 24 ऑफ द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द पोल्यूशन एक्ट। ये लेके जाना आप लोग 1974। आंसर क्या है इसका? सेक्शन 24 के अंदर जब आप जाएंगे तभी आपको इसका आंसर मिलेगा बड़े आराम से। ये रहा, इट इज द वायलेशन ऑफ सेक्शन 24, वहां लिखा होगा, ऑफ द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द पोल्यूशन एक्ट। कह रहा है कि सूरत की एक विनिर्माण कंपनी थी, एक्स पास की एक नदी में अनुपचारित अनट्रीटेड वाटर, मतलब बिना साफ किए गंदा कचरा उसमें बाहर है, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। देखो आपको यह भी मिल गया कि कौन सा प्रोटेक्शन है, कौन सा एक्ट बेयर एक्ट उठाना पड़ेगा, वायलेटिंग एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड द वाटर। तो आप इसके अंदर आसानी से आपको सेक्शन 24 के अंदर इसका आंसर मिल जाएगा। मैं आप लोगों के लिए और भी क्वेश्चन ऐसे लाता रहूंगा। अभी सिर्फ मेरे पास यही था, जो था वो आपको बता दिया। और कुछ क्वेश्चंस आप बार बार इन चीजों को रिपीट करते रहिए, आपके आंसर जरूर मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। आराम आराम से करिए। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, बार बार PYQs पे उनको फोकस करिए। बेयर एक्ट में से आंसर कैसे निकालना है, इंडेक्स कैसे देखना है। कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं घूमे हुए जो सेक्शन बताएगा नहीं, लेकिन फिर भी उससे दूसरे सेक्शन से वो थोड़ा सा रिलेवेंट करेंगे।
तो ध्यान रखना, बहुत आराम से पढ़िए, सावधानी से पढ़िए, ठीक है। और पेपर को इतना टफ नहीं है, आप ज्यादा नहीं, ये करिए कि आपके 60 क्वेश्चन ठीक हो जाए, एटलीस्ट 60 क्वेश्चन ठीक हो गए, आपका बेड़ा पार हो गया, ठीक है। मेरिट में आपका नाम आना नहीं है, आपके पास आपके पेपर में सिर्फ क्या लिखा होगा, क्या लिखा होगा, बस क्या लिखा होगा, पास। क्या लिखा होगा जी, ऐसे लिखा होगा पास। लो जी, आ ही नहीं रहा, पास आ गया, पास। क्या लिखा होगा, सिर्फ पास। सिर्फ 60 क्वेश्चन आपने आराम से अगर ट्रीट कर लिए बहुत आसानी से, मैं नहीं कह रहा कि 80 कर लो, क्योंकि देखो मेरिट में नाम तो आना नहीं, सिर्फ पास लिखा आना है, तो थोड़े करो लेकिन इतने बढ़िया होने चाहिए आपके कि वो एक्यूरेट आंसर आपका मिले, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि मेरे 79 प्लस क्वेश्चन मैंने खुद से अटेम्प्ट किए थे, जिसमें कि जब घर आके मैंने चेक किया तो 56 58 प्लस मेरे ठीक हो रहे थे, लेकिन उसके साथ में 21 प्लस क्वेश्चन अराउंड जो थे वो क्वेश्चन मैंने ए बी सी डी, क्योंकि पेपर जो AIB 20 का था वो बहुत टफ था, लेवल उसका टफ था, तो लास्ट में जब समय ही नहीं बचा तो मरता क्या ना करता। और मैंने आपको बताया कि अंत में आप कुछ मत करिए, अगर आपके पास क्वेश्चन 10 भी बचे और 5 भी बचे, उसका आंसर जरूर लगा के आइए, पता लगे कि उसमें से जय माता की एक आध क्वेश्चन तो ठीक होगा। अगर आपने 10 क्वेश्चन भी लगाए और एक भी ठीक हो गया तो बहुत है, 2 भी ठीक हो गए, प्रोबेबिलिटी अगर ये आती है तो जरूर आप क्या करिए, एटलीस्ट क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करिए, कितना ही टाइम बचे, लेकिन लास्ट में 5 से 10 मिनट जरूर निकालिए, जिसमें से आप गैस कर सके कि कौन सा आंसर मुझे लगाना है। अगर आपने मान लीजिए 80 क्वेश्चन आपने कर दी, अटेम्प्ट कर दी, और 20 आप छोड़ा है, उसका तो कुछ भी नहीं मिला आपको, ठीक है। लेकिन 80 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं, क्या पता वो ठीक है या गलत है, ठीक है। कितना ही आपने बेयर एक्ट से पढ़ा है, ठीक है, और बेयर एक्ट से चेक किया, मैंने आपको बताया कि 20 से 25 क्वेश्चन ही आपको बेयर एक्ट में 15-20 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन बाद के जो क्वेश्चन हैं, अगर आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी नॉलेज है, जब भी आपके ठीक होंगे। जैसे कि कोई लैंडमार्क केसेस वगैरह हैं, आपको पता होगा एक्यूरेट आंसर जब भी ठीक होगा, उसका आपने तुक्का लगाया, आपको लगेगा ठीक है, लेकिन जब उसकी की आएगी आप चेक करेंगे, आपका गलत होगा। तो कोशिश ये करिए कि पहले आपके जो क्वेश्चंस हैं अपना एटलीस्ट इतना तो करिए कि आप पास हो जाएं, फिर एक्स्ट्रा मेहनत करिए। तो इसलिए मैं सिर्फ कह के चल रहा हूं कि आप लोग 60 क्वेश्चन करीब बढ़िया से अटेम्प्ट कर लो, 60 प्लस क्वेश्चन, ठीक है। फिर तो उसके बाद वो तो बोनस है अपना, ठीक है। 60 क्वेश्चन अगर आपके 60 के, मैं तो कह रहा हूं 55 भी ठीक हो, 50 भी ठीक हुए, 1-2 क्वेश्चन तो वैसे भी गलत हो जाते हैं, तो उसमें से वो मार्जिन आ जाता है, ठीक है। तो कोशिश करिए कि अपने क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से शुरू में जब आप करने बैठे 30, 40, 45, 50 क्वेश्चन आपके एक्यूरेट आंसर, यानी आप सिक्योर हो जाएं कि अब मेरा एग्जाम ठीक हो गया। कहीं फिर अगले वर्ष फिर 3500 रुपए के लिए तैयार हो जाओ, है ना, अभी भी तो भरे हैं 3500 रुपए, बड़ा अमाउंट है, ठीक है। फिर दोबारा जब भी AIB होगा फिर भरना पड़ेगा, तो इसलिए अच्छा है कि इसको छोड़ दो, विचार करो, सिर्फ रीडिंग पे फोकस करो, बेयर एक्ट पढ़ो ध्यान से, कौन सी चीज कहां मिलेगी, ट्रिक को पढ़ो, और थोड़े से जो लैंडमार्क केसेस हो उस पर बड़ा फोकस करो, क्योंकि 10 से 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, PIL से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस मैं अभी भी आपको कराऊंगा, ठीक है। चलिए, और अगर आपको क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं, आप मेरी जब आप चैनल खोलेंगे तो प्लेलिस्ट के अंदर AIB करके मैंने आपको एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, और उसमें आप बड़े आसानी से जितने भी क्वेश्चंस, जितना बन पड़ेगा, देखो जितना बन पड़ेगा मेरे से उतने लिए आपके लिए प्रयास करूंगा मैं, ठीक है। आप आसानी से वहां से देख सकते हैं, वीडियोस में चेक कर सकते हैं कि क्वेश्चंस किस टाइप के आए हुए और कैसे आए हुए हैं, ठीक है। क्या होता है, हम इंडियंस की श्रवण शक्ति अच्छी है, हमने अगर सुन लिया है बढ़िया से तो बढ़िया है, हम खुद से नहीं लगा पाएंगे। कान में लीड लगाइए, ईयरबड्स लगाइए और पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, मेट्रो में, जहाज में, हवाई जहाज में, बस में, जहां समय लगे गाड़ी में चालू कर लीजिए। तो उससे क्या होगा, आपके दिमाग में रहेगा जी फला क्वेश्चन का आंसर मैंने ये सुना था, उन सर ने मेरे को ये बताया था, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।